आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेजुएट बाय जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस जिनका मेजर पेपर होगा और साथ ही साथ जिनका पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर होगा और साथ ही साथ ये वीडियो अंडरस्टैंडिंग इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, बीए, बीएससी, बीकॉम वाले सारे स्टूडेंट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कर रहे वो आपका भारतीय संविधान है। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का करवा रहा हूँ ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया में भी है और पॉलिटिकल जिनका मेजर पेपर होगा और जिनका माइनर पेपर होगा। ठीक है, तो देखिए एग्ज़ाम आपका बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास 2 महीने भी अगर टाइम बचे तो ग्रेजुएशन की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है क्योंकि आपको इसमें क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा समझना होता है क्वेश्चन के आंसर को, क्योंकि वहाँ पर आपको अपने शब्दों में बना कर लिखने के लिए क्या करना होगा, पहले क्वेश्चन के आंसर को समझना होगा। अब आप राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जानते ही नहीं है, फिर आप वहाँ पर क्या बनाओगे। खास करके जो पॉलिटिकल साइंस है ये ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसे नहीं समझते हो तो इसकी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाओगे और ना ही एग्जाम में लिख पाओगे। यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं बचता है। जिस तरीके से इतिहास में क्या होता है कि अगर आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड आप आंसर लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखिए ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, नीति निर्देशक। अब इसके बारे में आपको नहीं पता है तो क्या यहाँ पर मौलिक अधिकार थोड़ी ना लिख दोगे। इसीलिए जरूरी होता है पॉलिटिकल साइंस को समझना पूरे डिटेल से, और आज के वीडियो में वही काम हम लोग करने वाले हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपका विद्या गेस्ट पेपर में अवेलेबल है, लेकिन इसका आंसर इस तरीके से दिया गया है कि कोई भी स्टूडेंट उसको ना पढ़ सकेगा और अगर पढ़ तो लिया अच्छे से तो उसको याद नहीं कर पाएगा और ना ही एग्जाम में लिख पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मोबाइल को लैंडस्केप में कर दीजिए और ध्यान से समझिए। इसके बाद वीडियो को देखकर इसका नोट्स क्रिएट कर लीजिएगा। जैसे आपने पढ़ा इससे पहले मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य ये अधिकार किसके लिए है? भारतीय जनता के लिए, यानी भारत में रह रहे नागरिकों के लिए है। वो उनका मूल अधिकार है। अगर उनका मूल अधिकार किसी तरीके से हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, जैसे कि किसी को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, अब इसे कोई ऐसा गार्जियन है जो पढ़ने का अधिकार इनको नहीं देंगे, तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट आपकी सहायता करेगी। इसी तरीके से नीति निर्देशक तत्व या फिर सिद्धांत ये भी आपका क्या है, एक मौलिक अधिकार है। और यहाँ पर ये जो आपका नीति निर्देशक तत्व है ये सरकार के लिए है। मौलिक अधिकार जितने भी थे और नीति निर्देशक जितने भी नीति निर्देशक तत्व है, दोनों में जितने आर्टिकल है और सारे आर्टिकल में जनता के हितों के लिए सारा कुछ प्रोवाइड किया गया है, जनता के हितों के लिए सारा प्रावधान है। दोनों में अगर डिफरेंस निकालना चाहोगे कि अंतर क्या है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में, तो दोनों में अंतर यही चीज़ है कि वो नागरिकों के अधिकार के लिए है जबकि ये सरकार के लिए है। सरकार अपने जनता के लिए किस तरीके से समाज में और अपने देश में, अपने राज्य में सुधार कर सके, जनता को हर क्षेत्र में लाभ दे सके, आगे बढ़ा सके, वो चीज़ है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पर देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको परिचय लिखना है, इस तरीके से आपको अंडरलाइन करना है। इसके बाद फिर आगे आपको लिखना है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में और आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक किया गया है। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वह अधिकार है जो राज्य के सरकारों द्वारा नागरिकों को दिया जाता है। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये जो अधिकार है वो राज्य के सरकारों के पास होता है। किसके लिए होता है? देश के उस राज्य के नागरिकों के लिए, खास करके हमारे भारत देश के लिए। समझ में आया ना? और जो मौलिक अधिकार है वो नागरिकों के लिए ही, उनका ही मूल अधिकार होता है। तो दोनों में ये अंतर है। मूल अधिकार आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है, वो मैंने मौलिक अधिकार में बता दिया था, लेकिन ये जो अधिकार है वो छीन भी सकता है सरकार आपसे, क्योंकि ये सरकार आपको देती है अधिकार। ठीक है, क्योंकि यह जो है वह अधिकार राज्य सरकार को संविधान से दिया गया है। इस अधिकार को लेकर मनुष्य न्यायालय में पेश नहीं कर सकता है। जैसे मौलिक अधिकार में कोई भी अधिकार अगर हनन हो रहा है, आपका मूल अधिकार आपसे छीना जा रहा है, तो आप हाई कोर्ट में जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा, वहाँ पर याचिका दायर कीजिएगा। उसके बाद वाद विवाद होगा तो आपके पक्ष में वहाँ पर बातें होगी, आपके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकार को दिलाएगा। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, न्यायालय में आप नहीं पेश कर सकते हो अगर किसी तरीके से नीति निर्देशक सिद्धांत में आपको दिक्कत होती है। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद में 3 प्रकार के रखे गए हैं। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपका 36 से लेकर 51 अनुच्छेद है, आर्टिकल है, इसमें 3 कैटेगरी के यानी 3 विचारधारा के अनुच्छेद दिए गए हैं। पहला गांधीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा उदारवादी। अब यहाँ पर हम लोग मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन सारे आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान दिया गया है इसी को समझना है। अगर हम लोग 36 से लेकर 51 तक समझ जाते हैं तो आप एग्जाम में अगर इतना लिख देते हो तो बता रहे 15 नंबर में आपका
100% 14 नंबर यानी 14 नंबर 100% आ सकता है, कहीं नहीं ये नंबर कटेगा, लेकिन आपको सही तरीके से लिखना होगा। और यहाँ पर शॉर्ट तरीके से है, लेकिन कुछ अपने से भी लैंग्वेज इसमें ऐड कर सकते हो ताकि कुछ लंबा लगे, ठीक है। तो चलिए सारे अनुच्छेद को एक एक करके समझते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या क्या रखा गया है। जैसे अनुच्छेद अगर 36 की बात करें, नीति निर्देशक तत्व में या फिर सिद्धांत में, जो आर्टिकल नंबर 36 है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत में राज्य की परिभाषा को बताया गया है। राज्य मतलब स्टेट नहीं, पूरे राष्ट्र की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद अगर आगे 37 नंबर की बात करें अनुच्छेद, इस अनुच्छेद के अंतर्गत में यह बताया गया है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले, तो 36 क्या बताता है, राज्य की परिभाषा। 37 क्या बताता है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं हो सकता है। आगे देखिए आर्टिकल नंबर 38 क्या बोलता है। इस आर्टिकल में यानी इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को यह दायित्व दिया गया है कि सरकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करे। सरकार इसमें क्या करेगा, न्याय, ठीक है, 3 प्रकार के न्याय, एक सामाजिक तौर पर, दूसरा आर्थिक तौर पर, तीसरा राजनीतिक तौर पर न्याय की स्थापना करे, सभी को सभी चीज़ों में न्याय मिले। ये हो गया 38 नंबर। इसके बाद देखिए 39 नंबर जो आपका अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत क्या रखा गया है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसाधनों का वितरण समान हो। देखिए सभी को न्याय तो मिल गया, लेकिन न्याय मिलने के बाद जो संसाधन है, जो चीज़ें हैं, जैसे कोई इंसान, उसके पास बहुत सारे चीज़ें हैं, अरबों खरबों रुपये है, पैसे है, संपत्ति है, अगर उसके पास और भी संसाधन और भी होते जाएगा तो वो और अमीर बनते जाएगा। और कोई इंसान अगर गरीब है, उसके पास वो संसाधन नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि उसके पास पैसे उतने नहीं है, तो वो और गरीब होता जाएगा। तो इस डिफरेंस को हटाने के लिए इस आर्टिकल को सरकार लागू करके कुछ योजनाओं के तहत संसाधनों का जो वितरण है वो बराबर तरीके से बांट सकती है पूरे देश के नागरिकों में, ठीक है। इसके साथ साथ नागरिकों को जो काम मिलेगा, जो नागरिक काम करेंगे, उनके काम के अनुसार समान वेतन भी होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 39 क्या बताता है कि इसमें संसाधनों का बंटवारा बराबर होना चाहिए, सभी को बराबर तरीके से संसाधन मिलना चाहिए, और साथ ही साथ समान कार्य के लिए समान वेतन भी मिलना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं आर्टिकल नंबर 39 का। इस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय देना, यानी सभी को बराबर अवसर के साथ उसके आधार पर न्याय देने का प्रावधान रखा गया है आर्टिकल नंबर 39 का में। और याद रखिएगा ये जो आर्टिकल है वह 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया है, ठीक है। आगे देखिए 40 नंबर, इस अनुच्छेद के अंतर्गत में ग्राम पंचायत की स्थापना करने की प्रावधान को दिया गया है, यानी जो आपका ग्राम पंचायत है, पंचायत की स्थापना इसी आर्टिकल के द्वारा की गई है। और याद रखिएगा इसे 73वें संविधान संशोधन 1993 में ग्राम पंचायत को अनिवार्य कर दिया गया, उससे पहले नहीं था। 1993 से पहले ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 73वें संविधान संशोधन 1993 में ग्राम पंचायत को अनिवार्य कर दिया और इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। आगे देखिए 41 क्या आपका, इस आर्टिकल के अंतर्गत कुछ विशेष दशाओं में, जैसे कि गरीबी या फिर बेरोजगारी या फिर बुढ़ापा या फिर बीमारी है, तो इस अवस्था में काम पाने का अधिकार भी इसी आर्टिकल में बताया गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 42। देखिए यहाँ पर तो काम तो मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे इसको रिलेट कीजिएगा 42 नंबर को कैसे, तो इस आर्टिकल के अंतर्गत में जो कार्य है वो न्याय संगत होना चाहिए। भले ही अगर आपको काम मिल जाता है और काम करने का तरीका एकदम गलत तरीके से हो रहा है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट करना, कोई बीमार व्यक्ति है उसको अलग तरीके से ट्रीट करना, ठीक है। तो ये रवैया नहीं होना चाहिए। कार्य जो है, जो आपको काम मिला वह न्याय संगत होना चाहिए। तो इस तरीके से 41 के बाद 42 को रिलेट करके याद कर सकते हो। और वहाँ का जो दशा है, जहाँ भी आप काम कर रहे हो, वो मानवीय दशा होनी चाहिए, अर्थात जहाँ पर लोग काम कर सके उसके अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी जैसे तैसे आप किसी जगह पर काम कर रहे हो, ठीक है। आगे देखिए 43, 41 में आपको काम मिल गया, 42 में आपको काम करने का दशा मिल गया, अनुकूल वातावरण मिल गया। इसके बाद 43 में जब सारा कुछ आप काम करने लगोगे उसके बाद आपको सैलरी चाहिए, तो इस आर्टिकल के अंतर्गत में निर्वाह मजदूरी, यानी इतना आपको पैसा मिलना चाहिए अपनी ज़िंदगी को चला सकोगे, ठीक है, जीवन यापन कर सकोगे। और कार्य ना मिलने पर उन जगहों पर, अगर काम कहीं पर नहीं मिल रहा है, एक ऐसी जगह है जहां पर काम की व्यवस्था ही नहीं है, जगहों पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कुटीर उद्योग का मतलब होता है छोटे छोटे उद्योग, जैसे कि चटाई बुनना और भी बहुत सारे काम होते हैं इसमें, तो वो सारे चीज़ों को बढ़ावा देना इस आर्टिकल के अंतर्गत में रखा गया है। आगे देखिए यहाँ पर क्या आपका 44 यहाँ पर देखिए ये भी 4 और ये भी 4, यानी दोनों समान है। इससे आप ट्रिक बना सकते हो और लिख सकते हो कि आर्टिकल नंबर जो 44 है के अंतर्गत समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, इसको लागू कर सकते हैं। सभी यूसीसी के बारे में जानते होंगे, ये नागरिकों पर लागू किया जा सकता है।
जैसे कि भारत देश में के टाइम में किस तरीके से कानून था, नागरिकों का शादी ब्याह का जो कानून था वो अलग अलग धार्मिक अनुसार अलग अलग तरीके से था। तलाक लेने का अलग कानून है अपने अपने धर्म में, एक व्यक्ति कितना विवाह कर सकता है, कितने औरत से विवाह कर सकता है, वो भी अलग अलग धार्मिक में अलग अलग तरीके से वो कानून था। तो उसी के लिए आपका आर्टिकल नंबर 44 है, इसको अभी तक से लागू नहीं किया है, लेकिन अगर इसको लागू कर देता है तो सभी धर्म अपने अपने रीति रिवाज से तो विवाह कर सकते हैं। हिंदू धर्म में 7 फेरे लेकर शादी कर सकते हैं, मुस्लिम धर्म में निकाह पढ़कर शादी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कानून हैं जिसको लागू कर दिया जाएगा इस 44 आर्टिकल में। अगर आप तलाक लीजिएगा तो उसके लिए आपको साबित करना होगा कोर्ट में कि आपका क्या प्रॉब्लम है जिस कारण से आप तलाक ले रहे हो। कई धर्मों में ऐसा देखा गया है एक से ज़्यादा शादियाँ की जाती है, उस कानून को हटा दिया जाएगा और समान नागरिक संहिता के अनुसार सभी को केवल एक ही विवाह करना होगा। हालांकि अगर किसी तरीके से क्रिटिकल कंडीशन आ जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या फिर कहीं भी याचिका दायर करके आप तलाक ले सकते हो, कंडीशन बता करके आप दूसरी शादी कर सकते हो, लेकिन विदाउट कंडीशन आप अपनी मर्जी से 2 बीवियाँ या 2 से ज़्यादा बीवियाँ नहीं रख सकते हो। ये इस आर्टिकल में सारा प्रावधान दिया गया है और इसको अभी तक से लागू नहीं किया गया है, लेकिन इसको लागू जल्दी ही करेगी सरकार। मेरा मानना है कि इसमें एक छोटा सा और इसमें कानून अगर ऐड कर दिया जाए तो भारत देश में सिर्फ एक इसी कानून से अमेरिका से भी ज़्यादा यहाँ पर अर्थव्यवस्था रॉकेट के जैसा भागेगी। क्या इसमें जब शादियों के लिए समान कानून बन चुका है तो फिर जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उसके लिए भी समान कानून इसमें लागू करना चाहिए, ताकि जो विधायक के बच्चे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे हैं, वो भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और जो गरीब के बच्चे हैं वो भी सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे। सभी के लिए समान शिक्षा अधिकार, सभी के लिए सरकारी स्कूल का अधिकार। प्राइवेट सेक्टर वाले विद्यालयों को बंद करवाना चाहिए। इसके बाद देखिएगा देश की उन्नति कहाँ पहुँचेगी। बस ये वाला कानून यहाँ पर ऐड होना चाहिए। शादी विवाह तो होना ही चाहिए, लेकिन इसको भी कंपलसरी करना चाहिए। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 45, इसके अंतर्गत में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान है, यानी 6 से कम उम्र के जो बच्चे हैं इस आर्टिकल के अंतर्गत में उसको शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है। आपको बता दें मौलिक अधिकार 21A मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पर क्या है, शिक्षा का अधिकार है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है। वहाँ पर 11वें कर्तव्य में, ठीक है, मौलिक कर्तव्य में भी शिक्षा का अधिकार है। तो ये सारा कुछ तीनों जगह शिक्षा का अधिकार ऐड कैसे किया गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया, यहाँ से जो आपका शिक्षा का अधिकार था इसको हटा दिया गया, उसके बाद उसको मौलिक अधिकार में रखा गया 614 वर्ष वाला, यहाँ पर खाली हो गया। तो यहाँ पर इसको भरने के लिए क्या किया गया कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रावधान दिया गया। इसके बाद इसी संविधान संशोधन में ही मौलिक कर्तव्य 11 में भी इसको जोड़ा गया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 46वें आर्टिकल में। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा के आर्थिक हित, सामाजिक न्याय आदि के संबंध में प्रावधान को रखा गया है, यानी जो SC कैटेगरी और ST कैटेगरी के नागरिक हैं उन सभी को शिक्षा का अधिकार देना, आर्थिक हित में सामाजिक न्याय करना, ये सारा प्रावधान इस आर्टिकल में रखा गया है। इसके बाद देखिए 47 नंबर, इसके अंतर्गत में जो नशीले पदार्थ है जैसे कि गुटखा, खैनी, पान, सिगरेट, बीड़ी, शराब, जो भी चीज़ है जो नशीले पदार्थ है उन सभी पर बैन लगाना, यानी निषेध लगाना। अब ये बैन लग जाएगा, इसके बाद फिर क्या करना है आपको, पोषाहार जिसमें पोषण की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे ऐसे पोषाहार स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। हालांकि ये चीज़ अभी तक से लागू नहीं किया गया है, क्योंकि जो भी नशीले पदार्थ बिकती है उसमें सरकार का बहुत ही ज़्यादा टैक्स प्रोवाइड होता है। लेकिन सवाल ये चीज़ उठता है उन सभी टैक्स का क्या फ़ायदा जब एक दिन में हज़ारों लोग कैंसर से पीड़ित होकर शराब के कारण कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये चीज़ भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 48 में, इसके अंतर्गत में कृषि, पशुपालन एवं पालतू पशु जो हैं, जो दूध देने वाले पशु होते हैं, उनके लिए गौशाला का भी निर्माण इसी आर्टिकल में रखा गया है, प्रावधान में रखा गया है, ठीक है। खेती बाड़ी, पशुपालन और पशुओं के लिए गौशाला बनाने का प्रावधान इस आर्टिकल में रखा गया है। आगे देखिए 48 का, इसके अंतर्गत में पर्यावरण को बचाने का दायित्व रखा गया है, जैसे कि पेड़ पौधों को लगाना, ये सारे चीज़ को इसमें बढ़ावा दिया जाता है और इस आर्टिकल को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। आगे देखिए आर्टिकल नंबर 49, इस आर्टिकल के अंतर्गत में राष्ट्रीय महत्व स्मारक इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, वह एक पहचान की भांति कार्य करता है, जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, जो हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका संरक्षण आर्टिकल नंबर 49 में दिया गया, इसका प्रावधान रखा गया है। आगे देखिए आर्टिकल नंबर 50, इसके अंतर्गत में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है 50 का मतलब क्या होता है 50-50 यानी आधा कर देना।
कार्यपालिका जो मंत्री परिषद होता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जितने भी मंत्री हैं वो कार्यपालिका के अंतर्गत में आते हैं। न्यायपालिका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, ये न्यायालय है। तो दोनों को अलग अलग रखा गया है। याद रखिएगा, दोनों के बीच में पृथक्करण होना चाहिए, क्योंकि दोनों अगर मिल जाएगा, मिली भगत हो जाएगा तो देश बचेगा, जिंदगी में देश नहीं बचेगा। इसीलिए यहाँ पर 50 से याद करना है, 50-50, यानी कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच में पृथक्करण होना चाहिए। यह आर्टिकल नंबर 50 में है। 51 में देखिए, अब ये सारा कुछ हम लोग कर चुके हैं। देश में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर हर एक हम लोग यहाँ पर समाज में भलाई के लिए सारा काम कर चुके हैं, सारे आर्टिकल में 50 तक। अब देश के बाहर भी हमको काम करना है। तो आर्टिकल नंबर 51 में क्या है, इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की भी अभिवृत्ति को रखा गया है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक वर्ड छूटा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर लिख दीजिएगा शांति सुरक्षा, यानी देश से बाहर भी शांति व्यवस्था को लागू करना, ये आर्टिकल नंबर 51 में दिया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे समझते हैं कि कुछ चीज़ें हुई थी, कुछ घटनाएं हुई थी जिस कारण से मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों का अधिकार अलग अलग जगह पर है। मौलिक अधिकार जनता के पास है, नीति निर्देशक तत्व सरकार के पास है। तो दोनों आपस में कहीं ना कहीं टकराए, ठीक है, दोनों भिड़े, और वो चीज़ हम लोग इस घटना के आधार पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर कई बार क्या हुआ कि जो मौलिक अधिकार तत्व है और नीति निर्देशक तत्व है आपस में टकराने लगे, यानी हो सकता है किसी कारण से विवाद हुआ होगा, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में चला गया ये विवाद। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया कि आपस में टकराने लगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती, यानी किसी के ऊपर अगर केस होता है ना, या फिर कोई भी अगर सरकार पर केस करता है, जैसे कि आपका नाम राम है, तो आप अगर किसी स्टेट के कानून पर केस करोगे तो वो लिखाएगा राम बनाम केरल। अगर केरल राज्य में अगर करोगे तो केरल राजवाद, झारखंड में करोगे तो झारखंड राजवाद। तो वही यहाँ पर ये केशवानंद जी का एक केस था, उसी को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में क्या बताया गया कि केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद 1973 में यह कहा गया कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व से उच्च है। यानी जो मौलिक अधिकार है ना, वो नीति निर्देशक तत्व है, कानून है, उससे ऊंचा है। ऐसे में सरकार को मौलिक अधिकार का हनन नहीं करना चाहिए और नीति निर्देशक तत्व को दबा देना चाहिए और मौलिक अधिकार को बढ़ावा देना चाहिए। ये आपका पहली घटना में, ठीक है, ये सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दूसरी घटना यहाँ पर देखिए, फिर बाद में क्या हुआ, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जब संविधान संशोधन हो रहा था, 42वें संविधान संशोधन, इसमें कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार से सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर पलट गए, यहाँ पर बोल रहे क्या कि मौलिक अधिकार नीचे है और नीति निर्देशक तत्व ऊपर है, और नीति निर्देशक तत्व की पूर्ति करने के लिए कुछ मौलिक अधिकार को दबाया जा सकता है या फिर घटाया भी जा सकता है। अब तीसरी घटना देखिए यहाँ पर, लेकिन बाद में आखिर में एक और यहाँ पर केस विवाद हुआ, मिनर्वा मिल्स वाद, ठीक है, 1980 की बात है। इसमें क्या हुआ कि जो न्यायपालिका है उसमें यह निर्णय लिया गया, ना तो मौलिक अधिकार सबसे सर्वोच्च है, ठीक है, और ना ही नीति निर्देशक तत्व है। दोनों क्या है भाई, दोनों एक दूसरे के पूरक है, इक्वल है, दोनों का उद्देश्य बराबर है। जैसे कि लोकतंत्र को बढ़ावा देना, जनता को अधिक से अधिक सुविधा देना, ये दोनों का समान उद्देश्य है और इसमें दोनों के बीच संतुलन बनाने की बात कही गई। ये लास्ट में ये चीज़ बोला गया। तो लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है और मौलिक अधिकार है यानी पूरक है, यानी अगर ये चीज़ अगर नहीं रहेगा तो समझिए कि यानी दोनों में से अगर एक चीज़ को आगे बढ़ा दिया जाए, ऊंचा रख दिया जाए, तो फिर पूरे तरीके से जो राष्ट्र की उन्नति के लिए, जनता के हितों के लिए जो बात कही गई है नीति निर्देशक तत्वों में, वो सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आप एक बार लिख लीजिएगा और जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।